गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग बात करने वाले जो एग्जाम हुआ है, ओके, जो सारना हाई स्कूल पर एग्जाम दिया है उसके बारे में कुछ बात करने वाले एंड उसके कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि हमने उसको सॉल्व, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एंड आपके जो डाउट्स थे उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके, एंड बाय द वे मैं आपको सॉरी भी बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन उसमें गलत प्रिंट हो गए थे, उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन और प्लस में जो क्वेश्चन गलत है उसको देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत हुआ है और उसको आपने नहीं टिक किया है तो उसका नंबर तो आप लोग को मिल जाएगा, पर उसके लिए कंडीशन है उस क्वेश्चन को आपको टिक नहीं करना था। ओके, और आप चाहे तो वहाँ पे स्टार लगा सकते थे, आप न चाहे तो वहाँ पर स्टार ना लगाए, लेकिन आप स्टार लगा देंगे तो टीचर समझ जाएगा, जो चेक करने वाला टीचर होगा वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा ये जानता है क्वेश्चन का आंसर, कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ और है और यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और दिया गया है, ठीक ना। तो सामने वाला जो टीचर वो समझ जाता है, जिससे कि वो बच्चा क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग जो भी उसमें क्वेश्चन जो गलत होगा उसमें अगर वो लोग उसको छोड़ दिए होंगे तो उन लोगों को डेफिनेटली उसमें मिले। ओके, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे। ओके, और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में एंड उसके जो क्वेश्चन फिर बचेगा तो फिर अगले वीडियो में कवर करते जाएंगे। कवर करते करते सारा 100 क्वेश्चन सबको कवर कर लिया जाएगा। ओके, तो चलिए कवर कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिकली मैं इस पर क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखूंगा। ओके, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखूंगा जिससे कि आप लोगों को उसको बनाने में आसानी होगा एंड जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन भी जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का था, जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और मेरे को लगता है कि आपके पास भी क्वेश्चन पेपर जरूर होगा। ओके, जो सामने वाला वीडियो देखता है, वैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा भी। ओके, जीरो क्या है, पहला क्वेश्चन है जीरो है क्या। ऑप्शन में है सम, विषम, पहला है विषम, उसके बाद है सम, उसके बाद है प्राकृत, उसके बाद है कोई नहीं। ओके, तो इसमें जीरो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, पहला तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है प्राकृत संख्या, वो तो है नहीं प्राकृत, क्योंकि प्राकृत गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये प्राकृतिक तो होगा नहीं। ओके, तो प्राकृत नहीं होगा, विषम। अब इसको देखना है कि विषम है या सम है। ओके, अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो इसमें कोई नहीं पे टिक लगाना है, लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये विषम संख्या या फिर सम संख्या है। तो जीरो एक सम संख्या है, कैसे प्रूव भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसको 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, शेषफल ना बचे। ओके, उससे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग इसको 2 से भाग दे देते हैं। जीरो में 2 से भाग देंगे, जब जीरो में 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, खुद सोचिए। तो यहां तो हम लोग मान लीजिए जीरो लिखे। ओके, ये और ये क्या होता है, गुणा में रहता है। 2 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे जब उसको, तो क्या आएगा, 2 से गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 में 0 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 0 से 0 कट गया। ओके, तो सम संख्या का यही ना होता है, सम संख्या का जो होता है कि 2 से जो भाग देने पर पूरा कट जाए, यहाँ पर पूरा कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ओके, जैसे हम लोग एक और देख लेते हैं, 2 से 4। ओके, अगर 2 से 4 में भाग दें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 कट जाएगा। जो लास्ट में पूरा कट गया मतलब क्या होगा, पूरा कटने का मतलब ये हुआ कि ये सम संख्या है। ओके, और एक ले लेते हैं 2 से 9। ओके, ये कितना बार बन जाएगा, 4 बार बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 8। ओके, तो ये कितना बार गया, 4 बार गया, लेकिन लास्ट में क्या बचा, 1 बचा। तो ये हम लोग इससे देखने को क्या मिलता है कि ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। सम संख्या में क्या होता है कि लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है, ठीक ना, कुछ भी नहीं बचता है, 0 तक भी नहीं बचता है। ओके, 0 भी एक संख्या ही है। ओके, 0 भी एक संख्या ही है। ओके, 0 भी इसमें नहीं बचता है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1 क्या है, तो 1 तो ऐसे ही विषम संख्या है, जिसको 1 से भाग देंगे क्या आएगा, 1 नहीं लगेगा तो हम लोग को यहाँ पर 0 देकर दशमलव बैठाना पड़ेगा, और विषम संख्या दशमलव में तो होता नहीं है, दशमलव में कटाइए, नहीं तो इसको भी तो कटा सकते थे दशमलव में बैठ के, ये भी तो 2 से कट जाता, पर सम संख्या में दशमलव में नहीं जाता है। ओके,
एक क्या है, विषम संख्या है। तो आंसर यहाँ पर लिखते जाएंगे जिससे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ओके, आंसर यहाँ पर लिखते जाएंगे जिससे आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। पहला का आंसर है बी, ठीक। दूसरा का आंसर है ए, और तीसरा का आंसर यहाँ पर लिख देंगे जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं, 9 8 7 6 5 4 का पावर 0। तो एक नियम होता है किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या ए है, कुछ भी आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या ए है और उसका पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ओके, जब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखेंगे एक संख्या है जिसका पावर 0 दिया हुआ है, और किसी भी संख्या का पावर 0 दिया जाता है तो हम जानते हैं कि वो 1 हो जाता है। तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे, 1। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या 1 है, हाँ, बी नंबर पर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, वैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वहां से इसका क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है चौथा, वृत्त में कितनी भुजा होती है, वृत्त में कितनी भुजा होती है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बना के देखते हैं। ओके, और भुजा जानते हैं कि भुजा किससे कहते हैं। सबसे पहले वृत्त ऐसा गोल होता है। ओके, सब लोग जानते हैं ऐसा गोल होता है वृत्त, और एक भुजा के बारे में भी जानते हैं। देखिए, वृत्त में ऐसा कुछ दिख रहा है, जो साइड होता है। ओके, जो साइड होता है ना उसको भुजा कहते हैं। ये वाला पूरा तरह से साइड है। ओके, और वृत्त में ऐसा कुछ है भी नहीं किया, सीधा सीधा है, ये वाला सीधा है, और इसमें क्या, ये गोल पथ पे है, गोलाकार में, इसमें कोई भुजा नहीं होगा। ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसा रहता कुछ तो इसको भुजा बोलते हैं, और इसमें है नहीं भुजा। ओके, तो इसमें क्या होगा, 0 भुजा होंगे। वृत्त में क्या होगा, 0 भुजा। अगर इसमें भुजा ही नहीं है तो इसमें क्या होगा, कोई भुजा नहीं, यानी कि एक भुजा होगा, 0 भुजा होगा। ओके, तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 0, पहला ही ऑप्शन 0 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है अनंत, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम लोग को यहाँ से देखने क्या मिला, इसमें कोई भी भुजा नहीं है। ओके, इस तरह से रहता है तो उसको हम लोग भुजा बोलते हैं, इसमें भी रहता है तो भी भुजा बोलते हैं, या फिर कुछ इस तरह से इस वाले फोटो में रहता है, इस वाले घनाभ में रहता है, तो हम बोलते हैं कि ये वाला एक भुजा है, ये वाला एक भुजा है, ये वाला एक भुजा है, ये वाला एक भुजा है। ओके, हम इन सबको बोलते हैं कि ये सब भुजा है। ओके, इन सबको बोला जाता है कि ये सब भुजा है, ठीक ना। लेकिन इसमें कोई भी भुजा नहीं है, ये वृत्त है, केवल वृत्त में देखा है। ओके, केवल वृत्त देखिए, इसमें कोई भी भुजा नहीं है, 0 भुजा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा। चौथा का हम लोग का हो जाएगा पहला। ओके, पहला यानी कि ए। उसके बाद 5 नंबर पे आते हैं, पांचवा, एक रेखा में कितनी बिंदु होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, एक रेखा बनाते हैं, ये एक रेखा है। ओके, ये भी एक रेखा ही है। ओके, ये वक्र रेखा है। ओके, ये एक रेखा है। अब पूछ रहा है कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। साधारणतः लोग बोलते हैं कि 2 बिंदु होते हैं, क्योंकि हम लोग सवाल बनाते हैं तो यहाँ पर ऐसे ए लेते हैं इसको और इसको बी लेते हैं, तो लोग बोलते हैं 2 बिंदु है। ओके, पर 2 बिंदु बोलता नहीं है। रेखा जो है, रेखा किसे कहते हैं, बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। ओके, बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। तो एक रेखा में अनंत बिंदु होती है, अनंत बिंदु होती है। जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट वो किससे बना होता है, सब परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन ले लिए। ओके, नाइट्रोजन जो गैस होता है, नाइट्रोजन जिस गैस से हम लोग चीजों को ठंडा रखते हैं, वो किससे बना हुआ है, परमाणु से बना है। परमाणु से मिलकर बना है ना, नाइट्रोजन के परमाणु से। तो उसमें कितने नाइट्रोजन के परमाणु हैं, अनंत परमाणु है उसमें। ऐसा थोड़ी ना कोई गिन के बता सकता है कितना है उसमें। हाँ,
कहीं ज़्यादा नाइट्रोजन होगा कहीं कम होगा, तो वहाँ पे परमाणु की संख्या कम ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर नाइट्रोजन का जो परमाणु है वो अनंत है, यानी कि उसको गिना नहीं जा सकता है, यही ना है, उसको गिना नहीं जा सकता है। तो यही भी सेम बात है, एक रेखा में अनंत बिंदु होती है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ भी एक बिंदु है, जैसे ये बिंदु से मिल मिल के बना है, जैसे ये देखिए बिंदु, जैसे बड़ा बड़ा बिंदु बनाते हैं। ओके, ये सारा रेखा जो है वो बिंदुओं से ऐसे मिल के बना हुआ है। ओके, बिंदु से मिल मिल के ऐसे से मिल मिल के ये वो रेखा तैयार होता है। ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत इजी है। जीरो का आविष्कार किसने किया? जीरो का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि है बी। यहाँ पर आंसर ही पांचवा का हम लिख देते हैं, पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, एंड छठा का आंसर हो जाएगा, छठा का आंसर हो जाएगा इसका भी बी होगा, और सातवां नंबर का आंसर होगा, अब वो आगे बताएंगे। ओके, तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो बिहार के ही थे। ओके, बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, जिससे मैथ की दुनिया में तहलका आ गया था, तहलका मच गया था। और इसी से आज मैथ हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। जीरो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, शायद आज कंप्यूटर भी नहीं होता, क्योंकि जो कंप्यूटर काम करता है वो जीरो और वन पर काम करता है। ओके, जिससे हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ओके, कंप्यूटर पर ही दुनिया चल रहा है, कंप्यूटर नहीं होता तो कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन रिलेट हुआ है कंप्यूटर से, जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कंप्यूटर है, मोबाइल में एक तरह कंप्यूटर ही है, सब कुछ कंप्यूटर है। जीरो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इस समय के, मतलब कुछ भी नहीं होता। ये कंप्यूटर जो है आज जो हो रहा है वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी में जितना हम लोग आगे हैं उतना आगे हम लोग नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान आर्यभट्ट, बहुत बड़ा योगदान है इनका टेक्नोलॉजी में। सारा जो टेक का जो विकास हो रहा है वो जीरो के माध्यम, जीरो और वन के माध्यम से ही हो रहा है। ओके, और आप लोग देखे होंगे ऑन ऑफ करने का जो स्विच होता है, एक और मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ बात जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कहीं भी आप लोग ऑन ऑफ का बटन देखे होंगे बेसिकली रिमोट में, तो वहां पर ऐसा कुछ साइन बना होता है, इस तरह का साइन बना रहता है वहां पर। इसका मतलब क्या है? जीरो और वन, इसको जीरो और वन को मिलाकर ये बनाया गया है। बेसिकली जीरो और वन को बाइनरी नंबर कहते हैं। ओके, कंप्यूटर की दुनिया में बाइनरी नंबर कहा जाता है, इसी से कंप्यूटर काम करता है, केवल इस दो नंबर से। बस जो कुछ भी होता है कंप्यूटर में, जो कुछ भी प्रिंटिंग का काम, सब कुछ जो भी कुछ, वो सभी जीरो वन से होता है। बस आपको पता नहीं चलता कि वो जीरो वन से हो कैसे रहा है। ये सब जो कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सब डिसाइड करते हैं कि आपको क्या दिखे। ओके, और वो सब काम करते हैं जीरो और वन पर। बस ओके, बस इतना ही बताना था आपको। आगे बढ़ते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को आएगा। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसका डेट बढ़ाया भी जा सकता है, पर अभी 10 तारीख है। ओके, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो सबको दे दिया जाएगा। ओके, और इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे है, और जो इसका सेंटर है अभी फिलहाल में सेंटर जो रखा गया है वो सरना हाई स्कूल है। ओके, आगे हो सकता है कि इसको चेंज भी किया जाए, पर अभी वही है। ओके, सरना स्कूल पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जाने, ठीक ना। मैं आप लोगों से कुछ राज छिपाना नहीं चाहता, ठीक ना। एक बात, पैसा सबको मिलेगा, ठीक ना। पैसा जो टॉपर है, 3 टॉपर है, उनको पैसा मिलेगा, और प्लस में 10 लड़का का सर्टिफिकेट मिलेगा, और मिलेगा जरूर, ठीक ना, मिलेगा जरूर। अगला क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर पर। 5, 20 और 40 का लसा और मसा का अनुपात बराबर क्या होगा? अनुपात निकालना है, लसा और मसा का। 3 को नंबर दिया हुआ है, 5, 20 और 40 का लसा और मसा निकालना है। तो सबसे पहले उसका लसा यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर होगा 20। ओके, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर 10। ओके, फिर इसको करेंगे, इस पर ये 5 दे जाएगा, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे
2 इज इक्वल टू 40। 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 दूनी के 40। एलसीएम कितना आ गया 40। अब इसके बाद इसका जो मासा है वो निकालता है। बेसिकली एचसीएफ विधि से भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं। यहाँ पर 5 से 20 में डिवाइड देंगे, 4 बार में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 40, ये 8 बार में खत्म हो जाएगा। ओके, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ यानी कि मासा बराबर कितना आ गया 5। ओके, 5 आ गया, 5 आ गया। तो अब पूछ रहे हैं कि अनुपात क्या होगा। तो अनुपात में कैसे दिया है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर बोला है लसा और उसके बाद बोला है मसा। तो लसा को हम लोग रखेंगे ऊपर और उसके रखेंगे नीचे, मसा को रखेंगे नीचे। तो ऊपर रखेंगे 40/5। पर इसमें जो ऑप्शन है वो 40/5 है नहीं, इसमें ऑप्शन है 1:8:1, उसके बाद है 40:4 एंड 4:40। ओके, तो सबसे पहले इसमें तो है नहीं भाई, 40/5 है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाने का प्रयास करते हैं। ये 8 बार में खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा 8/1 और ये क्या हो जाएगा 8:1। देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। दूसरा नंबर पे बी है, 7वां का जो बी ऑप्शन है वो है 8:1। इसका आंसर आ गया 8:1। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक ना। और जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग को इसका कॉपी मिल जाएगा, जिस पे आप लोग का सिग्नेचर भी होगा। कॉपी उससे बदलने का खतरा नहीं रहेगा। किसी बच्चा सोचेगा ना कि कोई फ्रॉड वाला काम तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, पर नहीं, आप लोगों को वेरीफाई किया हुआ, आपका वेरीफाई किया हुआ कॉपी जिस पर आपका सिग्नेचर है वो आपको वापस मिलेगा, जिससे आप लोग पकड़ पाएंगे कि हाँ वही कॉपी है। ओके, और आंसर आप लोग अपना से खुद से वहाँ पे मिला भी सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर जो बता रहा हूँ सॉल्व करने के बाद में आप मिला सकते हैं, या फिर खुद से जो सॉल्व किए होंगे उसमें जो भी आपका रिजल्ट आया उसमें कुछ गलती नहीं था, कुछ गलती नहीं होगा। यहाँ पर गलती हो गया है, क्वेश्चन प्रिंट करने में गलती हो गया, पर आंसर जो चेक करेगा वो आदमी चेक करेगा, एक करेगा, एक चेक करेगा और उसको 2-3 बार चेक किया जाएगा। एक कॉपी को 3 बार चेक किया जाएगा, 3 पर्सन चेक करेगा, पहला पर्सन, फिर दूसरा पर्सन और उसके बाद तीसरा पर्सन, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। पेपर में मिस्टेक हो गया था क्योंकि उसको जल्दी जल्दी किया जा रहा था, क्योंकि जस्ट परीक्षा से पहले 1 रात पहले पेपर तैयार किया गया। ओके, और परीक्षा होने वाला रात में उसको टाइपिंग किया गया और मैंने उसको टाइप किया था। ओके, सारा कुछ मैंने किया, अकेले मैनेज किया। और जो भी दोस्त लोग थे एंड टीचर लोग थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। ओके, बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। पर क्वेश्चन प्रिंटिंग का जो काम था, क्वेश्चन सेट करने का काम था, वो मैंने अकेले किया था। ओके, बाकी सब भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। वो लोग नहीं रहते तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता, ठीक है ना। और जो भी मेरा केवल यही काम था, क्वेश्चन सेट करना प्लस में उसको प्रिंट करना, बस यही काम था मेरा। ओके, तो मैंने किया, मैंने खुद से किया और एक दिन पहले क्वेश्चन पहले ही सेट हो गया था। ओके, बहुत पहले सेट हो गया था, बस उसको टाइपिंग करने का काम जो था वो मेरा रात में किया और जो उसको क्या बोलते हैं ये प्रिंटिंग करने का टाइम था वो सुबह में किया। इसलिए एग्जाम जो है वो लेट हो गया था, 1 घंटा लेट चल रहा था, नहीं तो बहुत पहले ही वहाँ पर टाइम 9:30 बजे था तो वहाँ स्टार्ट हो जाता। और आप लोग जानते हो हिंदी टाइपिंग में बहुत समय लगता है। पहले मेरे को ये बात पता नहीं थी कि हिंदी टाइपिंग करने में टाइम लगता है। इंग्लिश टाइपिंग मेरे को बहुत जल्दी आता था, तो मैंने सोचा कि भाई इंग्लिश टाइपिंग और टाइपिंग है मैं जल्दी कर दूंगा, तो उसको टालता गया और रात में किया तो पता चला कि भाई ये बहुत ज़्यादा भारी। चलिए बात बंद करते हैं, आप आते हैं अपने सवाल पर। ओके, तो अगला सवाल है, ये था 8 नंबर, ये था 8 नंबर, नहीं ये 7 का था, 7 का भी हो गया। अब देखिए 8वां हम लोग बनाने की एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। 8वां बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम बराबर 36 और एचसीएफ बराबर 2 है, तो a का वैल्यू ज्ञात करें। ओके, दो संख्या दिया हुआ है, a और 18, उसका एलसीएम दिया हुआ है 36 और एचसीएफ दिया हुआ है 2 और पूछ रहा है कि एक का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इसके लिए आपको कोई फार्मूला दिया गया होगा कोचिंग में, वो फार्मूला है a × b इक्वल टू एलसीएम
इंटू HCF। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को दिया गया होगा या फिर ये भी दिया गया होगा, यहाँ पर लिखा गया होगा दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे HCF, या फिर ये भी लिखा गया होगा पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे HCF। बात एक ही है। ओके, ये जो है वो पहला संख्या है, दूसरा संख्या जो है वो b है। ओके, और दोनों का एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है संख्या का जो होता है गुणनफल। ओके, तो बात वही है, बस बदल बदल के लिख दिया जाता है, सब कुछ बात वही है। मैटर यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। मैं लिख भी देता हूं, दो संख्या का गुणनफल, या फिर ये भी लिखा गया होगा पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। बात एक ही है, ए को पहला संख्या मानते हैं और बी को दूसरा संख्या मानते हैं, दोनों गुणा में है तो दोनों संख्या का गुणनफल हो गया, और इसका इज इक्वल टू क्या होगा एलसीएम इंटू HCF। ओके, तो इसमें दिया हुआ है, अब इसको मिटा देते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला संख्या ए के जगह पे ए ही दिया हुआ है तो ए लिखेंगे, और दूसरा संख्या दिया हुआ है 36। ओके, उसके बाद दिया हुआ है दूसरा संख्या, इसमें 18 दिया हुआ है। ओके, 18, और उसके बाद एलसीएम इज इक्वल टू देखेंगे, यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू दिया हुआ है 36, तो एलसीएम की जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद HCF की जगह पे दिया हुआ है 2, तो HCF की जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 2, क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू दिया हुआ है, एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है 36 और HCF का वैल्यू दिया हुआ है 2। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली फार्मूला पर रखने के बाद इसको तो खुद सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा a इंटू 18, इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 दूनी 72। ओके, इसके बाद एक के जो गुणा में है 18 है तो उस तरफ ले जाएंगे, तो ये चला जाएगा भागा में 18, तो ये कट जाएगा 4 बार में 18 × 72, उसके बाद होगा a इक्वल टू 4। अब देखेंगे a का वैल्यू इसमें 4 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं 8, नहीं यहीं पर लिख देते हैं 8 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, इसका भी आंसर बी होगा क्योंकि वहीं पर 4 दिया हुआ है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिकली अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, बेसिकली सारा क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिक पर ही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी पूर्णांक p के लिए सम संख्या का रूप है, मतलब कोई संख्या है उसको हम लोग सम संख्या में अगर बदलना हो तो इसके लिए कौन सा इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक ना। बस एक फार्मूला पूछ रहा है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसको सम संख्या बनाना है तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। ओके, बेसिकली पूर्णांक संख्या का इसमें बात कर रहे हैं केवल, ठीक ना। एक संख्या दिया हुआ है उसको सम संख्या में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बेसिकली इसमें ऑप्शन जानना जरूरी है, 2 है, उसके बाद है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 2p + 1 है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 2p, उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है 2p - 1। बेसिकली इसको कैसे चेक करेंगे, कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा। बेसिकली आप लोग ऑप्शन देखकर भी इसका आंसर पता कर सकते हैं, पर जो एग्जाम में आंसर ऑप्शन ही गलत हो तो उससे आप लोग पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन गलती दिया हुआ या फिर उसका ऑप्शन गलत दिया हुआ, तो वहाँ पर क्या करना है स्टार लगा देना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, बेसिकली कोई कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा होता है नॉर्मली वो लोग जानबूझ के देता है या फिर मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो जो बाद में चेक करने वाला होता है वो उसको सही करके जो भी बच्चा उसको छोड़ा होता है उसका नंबर मिल जाता है, लेकिन जो टिक कर देता है उसको नंबर नहीं मिलता है। क्यों? क्वेश्चन गलती रहते हुए भी क्यों नहीं मिलता है मालूम है? क्योंकि वो तो समझता है कि बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व किया
और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में उसका आंसर डेफिनेटली ये आया है बी नंबर, जो कि है नहीं, फिर भी इस पर टिक किया गया है। ओके, यानी कि टिक किया गया है यानी कि बच्चा उस सवाल को गलती बनाया है, तो इससे उसको नंबर नहीं मिलता है। ओके, मेरे को लगता है आप लोग मेरे जो बात है वो समझ रहे हैं, और वहीं आप उसको छोड़ देते हैं तो ये समझता है टीचर कि नहीं बच्चा ये जानता है इसके बारे में, तभी उसने इसको छोड़ा है। और मैं मानता हूँ कि टाइपिंग करने में गलती तो हो ही जाता है, और मेरे से खुद गलती हुआ है, कहीं कहीं गलती देखने को मिलता है। कहीं पर स्क्वायर लिखा था तो उसके जगह पे केवल 2 टाइप हो गया, यानी कि उसके इनटू में टाइप हो गया 2, तो वो सारे मिस्टेक्स हैं और मैंने उसको मैं मान भी रहा हूँ मेरे से गलती हुआ है, पर मैंने उसको अच्छा से देखा था, पर पता ना उसको मैंने उसको 10-15 क्वेश्चन देख लिए और बाकी सबको छोड़ दिया कि सब कुछ तो सही ही होगा। ओके, पर बहुत ज़्यादा गलती हो गया, 3-4 जगह गलती मिल रहा है। ओके, करीब करीब 4-5 जगह गलती मिल रहा है। पर आप लोग जो भी पूछ रहे थे एग्जाम में, मैंने उसको क्लियर किया कि नहीं ये है ये है ये, जो भी पूछ रहे थे मैंने पहले भी आप लोगों को बोल दिया था कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं मेरे से। जो भी क्वेश्चन ना समझ में, क्वेश्चन गलत लगे वो मेरे से पूछिए, और आपको जो भी क्वेश्चन गलत लगे उसको छोड़ दीजिए। और मैंने ये भी बोला था कि अगर उसका नंबर तभी मिलेगा जब वो रियल में क्वेश्चन गलत होगा, उसका नंबर तभी मिलेगा। इसलिए आप लोग डाउट में नहीं रहिए, ठीक ना। मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया, और फिर भी आपको डाउट लगे तो शायद आपके पास मेरा नंबर होगा। ओके, और अगर नंबर नहीं है तो कहीं से इंतजाम कर सकते हैं। ओके, उस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं अगर कोई डाउट होगा। ओके, और मैं बहुत जल्द एक ग्रुप बना लूँगा, ठीक ना। बस रिजल्ट तक उसमें रिजल्ट के बारे में कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा, कैसे कैसे क्या होगा, और उसमें आपको जानकारी दे दिया जाएगा या फिर आपको कॉल कर दिया जाएगा रिजल्ट कैसे आएगा क्या होगा, ठीक ना।